नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा। वादे अगर हकीकत होते तब तो राहुल गांधी ने मैदान लूट लिया है। गरीबी पर वार 72,000 के नारे के साथ ही उन्होंने किसानों, नौजवानों, महिलाओं और व्यापारियों तक को खुश करने की कोशिश की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने का वादा भी किया गया है और शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने का भी। लेकिन साथ ही कांग्रेस ने कुछ ऐसे वादे भी कर दिए हैं जिनसे तुरंत बीजेपी को उस पर निशाना साधने का भी मौका मिल गया। ये हैं कश्मीर पर सभी पक्षों से बातचीत करने और देशद्रोह कानून को खत्म करने के वादे। अब सवाल यह है कि क्या इस घोषणा पत्र से कांग्रेस को वोट मिलेंगे? गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीब, किसान, युवा और रोजगार पर फोकस कर दिया है। कांग्रेस ने गरीब और किसान को दोनों हाथ भर कर दिया है। इसके अलावा भी कई वादे किए हैं। मनरेगा में काम 100 से बढ़ाकर 150 दिन होगा। जीएसटी में एक टैक्स रेट होगा। कांग्रेस जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेगी। मानहानि और देशद्रोह अपराध के दायरे से बाहर होंगे और लोकसभा, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में एएफएसपीए की समीक्षा करेगी और सेना की मौजूदगी को घटाएगी। कश्मीर के लोगों से बिना शर्त बातचीत का वादा भी कांग्रेस कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को खतरनाक बता रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेहरू गांधी परिवार की जम्मू कश्मीर नीति पर सवाल उठाया है। साथ ही देशद्रोह कानून पर वादे को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता। उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में बड़े वादे कर दिए थे, जिन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस जो वादे कर रही है, क्या वो लागू हो सकते हैं? क्या कांग्रेस को इन वादों से चुनाव में वोट मिलेंगे? क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र दूसरी पार्टियों के लिए चुनौती साबित होगा? और क्या बीजेपी के पास इसकी कोई काट है? और आपसे यानी दर्शकों से आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं और प्रोग्राम खत्म होने से पहले बताएंगे हम कि क्या राय आ रही है, कितने लोग किसके साथ हैं। आज के मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, शेष नारायण सिंह और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र है उसमें कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें कानूनी राय की भी जरूरत पड़ सकती है। और आर्थिक विशेषज्ञ अजय बग्गा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं।
आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपना पहला कमेंट इसी वक्त के भीतर खत्म करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी, और एक दूसरे को बात करते समय टोके नहीं तो अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा टोका-टाकी हुई तो फिर मुझे मजबूरन कुछ आवाज़ बंद करनी पड़ती है, उसके लिए मैं एडवांस में आप सबसे माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। रोहन गुप्ता साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये घोषणा पत्र आ गया है, इसमें वादे आ गए, 2 गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला, पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार। शक हो रहा है कि कोई नए तरीके के टैक्स लगेंगे क्या ये वादे पूरे करने के लिए। और दूसरा, ये एक थोड़े विचित्र बातें आ गई हैं इसमें कि देशद्रोह अपराध नहीं रहेगा। ये 2 चीज़ों का जवाब सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जरूरत, नियत और काबिलियत। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र आज दिया है वो देश की जरूरत है। जिस प्रकार से हमने 5 सालों में एक शासन देखा कि हर वर्ग का आदमी परेशान है, हर भारतीय परेशान है, एक जरूरत थी कि इस प्रकार की कोई चीज आए जिससे देश बच जाए, जिसकी नींव बच जाए। दूसरी चीज है आपकी नियत। हमने देखा कि भाजपा सरकार में 3.4 लाख करोड़ के जो कॉर्पोरेट लोन से वो माफ हुए, वो सरकारी आंकड़ा है, हमने वो आंकड़ा नहीं दिया है। आज हम किसानों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो भाजपा को क्यों पीड़ा हो रही है? इसीलिए दूसरी चीज है नियत। हमारी नियत साफ है, हम करना चाह रहे हैं। और काबिलियत, काबिलियत भाजपा सरकार की पूरे देश ने 5 साल में देखी कि कोई चीज के काबिल नहीं है। उन्होंने अपने हर वादे को जुमला बना के उड़ा दिया। 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ नौकरी की बात हो, आप देखिए कि 5 साल में कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया, पूरे देश के सामने है। देखिए, भाजपा की एक नीति रीति रही कि वो कुछ नहीं कर पाती और कांग्रेस के सामने सवाल उठा दिए। जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है, ये कांग्रेस का नारा है। हमने सरकार चलाई है, भूतकाल में भी चले, भविष्य में भी हम चलाएंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को हमको सवाल पूछने का अधिकार इसलिए नहीं है कि हमने सारी चीज करके दिखाई है। पैसा कहां से आएगा वो हमारी नीयत के ऊपर है। कृषि बजट हम बनाएंगे, किसानों का क्या हाल किया बीजेपी ने, पूरे देश के सामने। युवा रोजगारी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जीएसटी को खत्म करना है। ये एक ऐसा खराब जीएसटी है कि पूरे देश के मध्यम जो व्यापारी उसको खत्म कर दिया, उसको हम खत्म करेंगे। महिला सुरक्षा की हम बात करेंगे, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का नारा है। जी, आप कह रहे हैं जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। तनेजा साहब, जिस वक्त राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया, उस वक्त साथ में उन्होंने ये बात कहा है कि साहब बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करके दिखाती है। आप कैसे देख रहे हैं इस मैनिफेस्टो को? देखिए आलोक जी, चुनाव का मौसम है और बड़ा राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो लाता है। मेरे हिसाब से लोकतंत्र के हिसाब से तो उत्सव है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा होता है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बातें जो किस तरह से करनी चाहिए, ये राहुल जी को देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं, अमित शाह जी एक राजनीतिक दल, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल चला रहे हैं। लेकिन जब मैं आज सुन रहा था राहुल जी को, जब वो बातें कर रहे थे, लगता है वो एनजीओ चला रहे हैं। वो कांग्रेस को राजनीतिक दल नहीं, वो एक एनजीओ की तरह चलाते हैं। इधर से पैसा लूंगा, उधर दे दूंगा, मैं सेंटा क्लॉज हूं। उन्होंने कहा, नारा क्या दिया कि गरीबी पर वार 72,000। आप मुझे बताइए, मैं तो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ हूं, आपके पैनल कई अर्थशास्त्री बैठे हैं, आपके दर्शक कई अर्थशास्त्री, आप तो बिजनेस चैनल है। किसी की जेब में आप पैसा डाल देंगे, उससे गरीबी कैसे हट जाती है? हमने वेनेजुएला में देखा, यही हुआ था। आज क्या हालत है वेनेजुएला की? टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा देश, तार तार है वहां की अर्थव्यवस्था। प्रश्न इस बात का है कि गरीब आदमी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। सन 71 में देश की आबादी मात्र 54 करोड़ थी। उस समय का वादा है ये गरीबी हटाने का। आज देश की आबादी 135 करोड़ हो गई। तो इसलिए गरीब के साथ मजाक मत करो। एक दफे आप ये एनजीओ की तरह बातें करो, थैले से पैसे निकाल के मैं दे दूंगा। अरे भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, साथ में आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं देशद्रोही जो कोई भी बन जाए कानूनी खत्म कर देंगे, आतंकवादियों से तुम बातचीत करेंगे। किस तरह के मजाक कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में गंभीरता से बात। आप बीजेपी को कोसिए, कोई बुराई नहीं है। आप जो आपको कहना है बीजेपी के बारे में कहिए, कोसिए, कहिए, कोई काम नहीं कोई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, गंभीर बात करिए। राहुल गांधी जी को जाग जाना चाहिए। वो कोई एनजीओ नहीं चला। अगर एनजीओ चलाना है तो यहां से हट जाए, किसी और को ये दे देंगे नहीं, बंद कर दें कांग्रेस पार्टी को, और जाके कहीं एनजीओ चलाएं, जाकर के कहीं बैठे।
लेकिन ये राजनीतिक जो आज जितनी बातें करी, जैसी बातें, ये बातें शोभा नहीं देती एक बड़े राजनीतिक दल को चलाना सीखे, देश की बात बाद में करें। फिलहाल ये एनजीओ चला रहे हैं और कांग्रेस को एक दिन ये एनजीओ ही बना के छोड़ेंगे, चिंता ना करिए। जी, आपका कहना है कि कांग्रेस को एनजीओ की तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं उस मुद्दे पे कुछ देर बाद लौटूंगा, क्योंकि हमारे साथ विकास सिंह हैं और विकास सिंह जी थोड़ा जल्दी निकलना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं उनसे पहले बात हो जाए। विकास जी, जो एक गंभीर बात हो रही है वो है कश्मीर के मामले को लेकर, और होमस्टेड, एक राइट टू होमस्टेड एक्ट कांग्रेस ने वादा किया है। कश्मीर में कहा है कि हम सभी पक्षों से बात करेंगे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिव्यू करेंगे, और जम्मू कश्मीर में सेना की मौजूदगी कम करके पुलिस की मौजूदगी बढ़ाएंगे। और एक और जो सबसे कंटेंशियस बात इसमें है कि देशद्रोह को अपराध नहीं रहेगा, देशद्रोह नाम का जो अपराध है वो सेडिशन एक्ट को खत्म करेंगे। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इस पर जो जेटली साहब ने कुछ देर पहले कहा कि अगर कोई पार्टी ये कहती है तो उसको एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए, क्या वो बात सही नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस तरह का जो कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है वो, और ख़ास करके ये काफ़ी सीरियस मामले हैं, ऐसे मामलों को इस तरह से एक महागठबंधन का जो एक पार्टी है उसको अनाउंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस अपने सपनों में भी नहीं इमेजिन कर सकता कि कांग्रेस खुद एक मेजॉरिटी लेके आएगा जो कि जो कानून बनाना चाहे वो बना ले। या तो कानून बनाने में उसके पास एक महागठबंधन का एक कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पर कि सारे पार्टीज एग्री करें कि हम कानून बनाने को तैयार हैं। दूसरी बात कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बड़ी ही गंभीर प्रक्रिया होती है। एक सेलेक्ट कमेटी बनता है, स्टेक होल्डर्स का कमेंट्स मांगा जाता है, पब्लिक कमेंट्स मांगे जाते हैं, उसके बाद एक कानून को सेलेक्ट कमेटी अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद पार्लियामेंट में प्लेस किया जाता है। इस तरह से चुनावी इलेक्शन दौरान में आप अपना मैनिफेस्टो इस तरह से जो बना रहे हैं और कानून पे टिप्पणी कर रहे हैं कि ये बदल देंगे वो बदल देंगे, मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक लैक ऑफ प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन का एक ये क्लियर इजहार है कि आपने बस इलेक्शन रैली में जहाँ गए वहाँ पर जैसा चाहा बोलते गए। तो ये बड़ा सीरियस मामला है, ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चीज़ें, इवन जो पैसा बांटने की जो बात चल रही है वो भी अगेन महागठबंधन का कोई स्कीम होना चाहिए, कांग्रेस का स्कीम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप हमारा पैसा और आपका पैसा बांट रहे हैं, तो आपको एक्चुअली बांटने के पहले आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि इनको हम ये पैसा एक्स्ट्रा लाएंगे कहाँ से, कौन सा ऐसा हम एक नया लाएंगे लेवी या एक एडिशनल हमारे पास एक रिसोर्स इकट्ठा करेंगे जिस रिसोर्स को हम इन लोगों में बांटेंगे, तो लोगों को पता भी तो चले कि किसका पैसा कहाँ जा रहा है। आप सिंपली उठा करके बोल देते हैं इतना रुपया हम इनको देंगे। बीजेपी भी करती, मैं इनको बीजेपी को नहीं, बीजेपी में भी स्टेट गवर्नमेंट ने सरकार लेने में पैसा बांटा है, कहा है कि लोन वेवर करेंगे। आफ्टर ऑल लोन वेवर आप किसके पैसे से करते हैं? तो इसलिए ये चीज़ें जो है एक ट्रेंड बड़ा गलत होते आ रहा है मेरे हिसाब से। या तो इलेक्शन कमीशन को या कोई इसमें कानून बननी चाहिए कि इस तरह की जो अनाउंसमेंट्स हैं इस पे हस्तक्षेप लगाया जाए, और इस तरह का अनाउंसमेंट बहुत ही लूज तरीके का अनाउंसमेंट करके लोगों को गुमराह करके वोट लेने की कोशिश जो है वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और इसको खास करके कानून बनाने के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामले हैं जिसमें इस तरह की लूज कमेंट्स आ रही हैं। तो ये बहुत ही आपका कहना है कि इस तरह की चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए एक तरह से। आपने साफ साफ नहीं कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस तरह की चीज़ पे गंभीरता से विचार करे। मैं शरद प्रधान जी आपके पास आना चाहता हूँ। आप अब आज क्या परिस्थिति में कोई बदलाव देख रहे हैं? कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, इससे क्या इलेक्शन लैंडस्केप में कोई बदलाव आया है? नहीं, मुझे लगता नहीं, लेकिन एक चीज है जो कुछ बातें ऐसी करी हैं इन्होंने, कुछ तो बातें जैसे कि विकास सिंह साहब ने कहा वो बड़ी अलार्मिंग है, और उनको इस तरह के लूज तरीके से मैनिफेस्टो में इतनी बड़ी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, मैं फुल्ली एग्री करता हूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ग्रासरूट लेवल पे फौरन हिट करती हैं, और उससे जो वोट की राजनीति है उसमें जरूर इंपैक्ट पड़ता है। वो है जो इन्होंने कहा कि हम जो किसानों के लिए एक अलग से बजट लाएंगे।
वो उसका जरूर असर पड़ सकता है कि भाई आप खाली एक, जिस तरह रेलवे का अलग से बजट होता था उसमें किसान की प्रॉब्लम्स को लेके और तमाम, इसमें वो भी मेरा ख्याल आएगा कि रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले किसान को उसकी प्रोड्यूस का, क्योंकि वो कभी नहीं कोई बात करता है। डोल्स देने की बात करते हैं लोग कि चलिए इतना रुपया बांट देंगे, इतना रुपया बांट देंगे। उससे ये ठीक है कि यहाँ देश में गरीबी इतनी है कि पैसा बांटने का भी बड़ा असर होता है। तो इन्होंने ये जो बातें रखी हैं वो इसी नजरिए से रखी हैं कि वोट की राजनीति के लिए। लेकिन जो जिस तरह 4 लाख जॉब्स जो पेंडिंग पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं मार्च तक कर देंगे, भर देंगे जगह, ये मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन अगेन इसका भी असर होता है, क्योंकि यही वाली बात पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार वो नहीं कर पाई जिस तरह के उन्होंने वादे किए थे। तो ये अगर अच्छा, राहुल गांधी की जो फार्मर्स के साथ है वो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी इसलिए बनी हुई है क्योंकि पिछली बार जो लोन वेवर की बात थी उस साल उन्होंने लोन वेवर दिया था, इसलिए जो क्रेडिबल फैक्ट है। लेकिन ये वाला फैक्टर क्रेडिबल है, लेकिन बहुत सी बातें जो हवाई बातें हैं उनका असर आई एम श्योर उनका असर नहीं होता, और क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट वो दिखता है कि ये पॉसिबल नहीं है, कर ले प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और तो ये ठीक है कि इतनी बड़ी पार्टी को बच के चलना चाहिए, कॉन्क्रीट चीजें ऐसी देनी चाहिए जो हवा में बातें ना लगे। जी आलोक मेहता जी, आपको इस घोषणा पत्र में एक चीज और कह सकता हूं? जी जी एक बात, एक छोटी सी बात और जोड़ सकता हूं। मुझे एक चीज का ताजुब ये है कि जिस तरीके से बीजेपी एक नैरेटिव बना रही है नेशनल सिक्योरिटी को का सहारा लेकर के, नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके वो अपने नैरेटिव पे ले जा रही है, जिस तरह वो चाहती है कि डिवाइड हो जाए, क्रिएट, उसके खिलाफ इस मैनिफेस्टो में कुछ नहीं कहा गया है। जी, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा गया, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि बीजेपी एक तरह का नैरेटिव सेट कर रही है और हम उसके जवाब में ये रियल इश्यूज को सामने ला रहे हैं। आलोक मेहता जी, आपके हिसाब से इस मैनिफेस्टो में सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे खुश करने वाली बात कौन सी है जिससे लोग खुश होंगे, और सबसे चिंताजनक चीज क्या है? जोशी जी, देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो बहुत सोचा समझा इन्होंने दस्तावेज बनाया है, और मैंने वर्षों से आपकी तरह हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो में इसमें पुरानी पीढ़ी के लोगों का माइंड लेकर के ही बनाया गया, और इसलिए उसमें जिस तरह से चाहे नानदत्त तिवारी, प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता जिस तरह से बजट को पेश करते थे, उस तरह का एक प्रयोग इन्होंने किया है कि बड़े बड़े लुभावने। ये अलग बात है कि उस समय कई व्यवहारिक ज़मीन की स्थितियां जान करके वो लोग बातें कहते थे और काफ़ी हद तक उनको निभाने की कोशिश करते थे जो लोगों को आकर्षित कर सके। इसलिए जैसा अभी उन्होंने कहा कि किसान बजट, तो एकदम किसानों को लगेगा, चाहे वो 6,000 या 12,000 कब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को लगेगा सब है। जबकि असलियत यह है जोशी जी, आज ही चिदम्बरम साहब ने एक इंटरव्यू में, मैंने और हो सकता है और लोगों को भी दिया हो, उसमें साफ साफ कह दिया कि कृषि अरे उसी बजट का हिस्सा होगा। मुझे इसलिए चिंता इस बात की है कि आदिवासियों के लिए सब प्लान होता था। आप लोग इकोनॉमिक जर्नलिस्ट से जानते हैं, पहले हमेशा एक, बल्कि हम लोगों तो कवर करते थे जब रिपोर्टर के नाते भी, तो एक आदिवासियों का एक अलग बजट बाकायदा सब प्लान योजना आयोग डीपी धर के ज़माने से ऐसा होता था। लेकिन अब तो कहीं दिखता नहीं है, वो उसमें मर्ज हो गया। लेकिन जिस समय आदिवासी प्लान बने, आज भी आदिवासियों की स्थिति पहले से कई इलाकों में बिल्कुल नहीं सुधरी। तो इसी तरह से आप उसी बजट में कृषि जो है या ग्रामीण विकास है उसको कह देंगे आप किसान बजट है, तो लुभावना ये निश्चित रूप से पहली बार किसान बजट उस तरह से कहकर, जैसे रेल बजट तो बंद कर दिया गया, उस पर समाहित हो गया, किसान बजट कहा गया, मुझे लगता है कि सबसे अधिक है। और दूसरा 22 लाख लोगों को रोजगार देना, ये जो है, और 72,000 रुपया दे पाना, जो न्याय है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो आपने कहा ना कमजोरी है, ये कमजोरी इसलिए कि किसी की पहचान करना कि मुझे इस महीने में 6,000 मिला या 8,000 मिला या पूरे उसमें कितना मुझे मिल पाएगा, इसका हिसाब उस गरीब आदमी को कहीं बैंक में अकाउंट थोड़ी करेगा। वो घर में जाकर रोटी दाल बनाएगा या उसके बाद हिसाब रख करके आपको बताएगा, उसको कौन जांच करेगा। तो ये एक लुभावना जरूर है, लेकिन बहुत खतरनाक है। वो 15 लाख से ज़्यादा निराश करेगा, क्योंकि जितना मिलना चाहिए यदि नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा तकलीफ में आएगा। जी, अजय बग्गा जी, अब ये प्रश्न जहां आलोक जी ने छोड़ा है वहीं से आगे बढ़ाऊं, आपका विषय है कि ये गणित कैसे जुड़ रहा है। और यही सवाल जब से राहुल गांधी ने ये बात कही है, पहले दिन से पूछा जा रहा है कि ये कौन सी मैथमेटिक्स से ये पॉसिबल होगा। वो कह रहे हैं हमारे पास है, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हाँ ये बात सही है, वो हम इसको एंडोर्स करते हैं, रघुराम राजन ने इसको एंडोर्स किया है। लेकिन सवाल तो बना रहेगा जब तक सामने नहीं आ जाएगा।
जी। और दूसरा, मिडिल क्लास के मन में एक बड़ी आशंका तब से लगातार चल रही है। आप मिडिल क्लास में नैरेटिव देख रहे होंगे। अभी वेनेजुएला का जिक्र किया तनेजा साहब ने। वेनेजुएला की बड़ी भयानक तस्वीर खींचने वाले व्हाट्सएप पूरे भारत में घूम रहे हैं कि वेनेजुएला में ऐसे डोल्स बांटे गए थे और उसके बाद वो देश किस तरह बर्बाद हो गया। आप देख लीजिए। क्या आप भारत को वेनेजुएला बनते हुए देखना चाहते हैं? और मिडिल क्लास को लगता यह है कि मेरी जेब से मेरे टैक्स का पैसा जाएगा और किसी को बांटा जाएगा, ये ठीक नहीं है। क्या ये लॉजिक सही है, या जो दूसरा लॉजिक कांग्रेस पार्टी दे रही है कि क्या 20% गरीबों का देश के 6% संसाधनों पर हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर यही रास्ता है देने का तो ऐसे ही दिया जा सकता है। इन दोनों में से कौन सा लॉजिक आपको ज्यादा अपील करता है? देखिए आलोक जी, मैं सिर्फ आंकड़े बोलना चाहूँगा। बहुत वरिष्ठ लोगों ने बहुत अच्छी तरह इसको रखा है, मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता। बट आप आज के दिन में केंद्रीय सरकार कमा रही है 20 लाख करोड़ साल के, आपका खर्चा है 27 लाख करोड़, तो 7 लाख करोड़ आप अपने बच्चों के जेब में से निकाल के आप आज कर्ज लेके अपने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का चला रहे हैं। वो है 3.4% जीडीपी का। आप जो बातचीत कर रहे हैं कि 3.6 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ और देंगे, ऑलरेडी अगर आप सब सब्सिडीज ऐड करें जो हैं 3.3 लाख करोड़ सब्सिडी अभी दी जा रही है। किसानों का जो एग्रीकल्चर खर्चा है बजट में नियरली 3 लाख करोड़ है। ये सब आप देखते हुए बहुत मुश्किल है कि आप फिस्कल नंबर भी मीट कर पाएंगे और आप ये खर्चा भी कर पाएंगे। दूसरी बात इन्होंने क्लियर की कि हम सब्सिडी पे आक्षेप नहीं करेंगे, हम और पैसे बनाएंगे। और पैसे है नहीं, फिस्कल स्पेस है नहीं। सिर्फ 12% आपका टैक्स टू जीडीपी है। 4 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं पूरे भारत में। अब ये देखना है कि बीजेपी ये नैरेटिव चेंज कर पाती है कि 100 करोड़ लोगों के जेब में से 25 करोड़ को दे रहे हैं और वो 100 करोड़ क्या भारी पड़ते हैं। ये मैं आंकड़ा देना चाहूंगा। पिछली बारी वोट कितने पड़े थे? बीजेपी को 17 करोड़ वोट पड़े थे, कांग्रेस को 10 करोड़ और बाकी सबको 23 करोड़। जी। अगर आप इस तरह का पॉपुलिस्ट कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म लेके आएंगे जिसका कोई मूलभूत आधार नहीं है, ये एक डेंजर जरूर रहेगा। फिस्कली स्पेस नहीं है आलोक जी। आप कह रहे हैं फिस्कली स्पेस नहीं है, बहुत डेंजरस है। लेकिन अब सवाल यह है, शेष नारायण जी के पास चलेंगे, वो आखिरी वक्ता बचे हैं हमारे। शेष जी, ये गणित और अकाउंटेंसी, फिस्कल प्रूडेंस, फाइनेंशियल हिसाब किताब अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के नैरेटिव में जो ये आज का घोषणा पत्र है, ये कहाँ खड़ा हो रहा है? क्या ये कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, जहां थी वहीं रखता है, या 2 कदम पीछे ले गया है? आलोक जी, जो घोषणा पत्र होते थे मैं बड़ा शौकीन था, ला के रखा करता था और वो रखे रहते थे। जस की तस धर दीनी चदरिया। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने 2014 में चुनावी घोषणा को मेन स्ट्रीम में लाने की बात की और आज हम घोषणा पत्र पे बहस कर रहे हैं कांग्रेस के। वरना हम जानते थे घोषणा पत्र में जो बातें कही जाती हैं वो पूरी नहीं होती। मोदी जी ने जो घोषणाएं की उन पे बहस हो रही है और उसकी वजह से इनके घोषणा पत्र में भी बहस होगी। इसमें जो बातें हैं वो अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं भाई। टॉमस पिकेटी का भी नाम आ रहा है, अमर्त्य सेन का नाम आ रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 1978 के MBA हैं श्री चिदम्बरम जयराम रमेश भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ये सारे लोग हैं, तो इन्होंने जो किया होगा वो तो किया होगा। लेकिन मैं 2 बातों पे मुझे इस घोषणा पत्र पे दिक्कत है। एक तो ये है कि आप देशद्रोह का कानून ख़त्म कर देंगे, किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये लगता है ये इन लोग पिनक में बोल गए हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि हम कर्ज लेके लोगों पर सिविल केस चलने की बात करेंगे, क्रिमिनल ऑफेंस उसको नहीं रहने देंगे। ये सीधा सीधा बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए कर्ज लीजिए और मुकदमा चलेगा और फिर वो चलता रहेगा अनंत काल तक। तो ये जो है इकॉनमी पर ये हमला जो है, बाकी आपके पास अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और तरह तरह के लोग बताएंगे, लेकिन मेरी समझ में ये 2 बातें जो हैं ये बहुत ही चिंताकारक है। जी। और रोहन गुप्ता जी, बहुत सारे सवाल हो गए हैं, मैं चाहता हूं एक बार आप जवाब दे दें। इसके बाद मैं थोड़ा इसी मुद्दे पे, कानूनी पहलुओं पे विकास सिंह के साथ थोड़ी बात करना चाहता हूं और हो सकता है कुछ उनकी और आपकी बात करा दूं।
देखिए आलोक जी, सारे जो प्रवक्ता हैं उनका एक सवाल था कि पैसा कहाँ से आएगा, मैं उसका ही जवाब दे दूं सीधा। देखिए मैंने नियत से मेरी बात की शुरू की कि जब भी कोई भी सरकार हो उसकी नियत होना बहुत ज़रूरी है। मैं बीजेपी सरकार की बात करूं कि उनके राज में 15 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल पे टैक्स डालकर देश की जनता से लूटा गया। कहां गया वो पैसा? सूट बूट की जेब में चला गया, नीरव मोदी की जेब में गया, विजय माल्या की जेब में गया। 10 लाख करोड़ नोटबंदी के कारण देश ने गंवाया, 10 लाख करोड़ जीएसटी के कारण देश ने गंवाया। जिस प्रकार से टैक्सीज का जो मार इसने जनता पे इस सरकार ने किया, ये सारा पैसा गया कहां पे? कहां गया? 6000 करोड़ उन्होंने अपने प्रचार में खर्च किए। जो मिसमैनेजमेंट है फिस्कल, वो हम रोकेंगे। कांग्रेस ने हमेशा से नीचे के तबके, मध्यम वर्ग के बारे में सोचा और यही कांग्रेस की नीति रीति रही है। मैं आपको 3 राज्यों की बात कर दूं आलोक जी, वहां पे तीनों राज्यों में सरकार बनी हमारी और मैं वहां पे काफी दिनों तक था। जब हमने वहां पे भी मैनिफेस्टो रखा तो यही प्रकार से बीजेपी के नेता चिल्ला रहे थे, अरे कांग्रेस तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है। हमने करके दिखाया। आज देखिए उन राज्यों में जाके पूछिए लोग क्या बोल रहे हैं। युवाओं की बात हो, स्पेसिफिक हमने हमारे मैनिफेस्टो को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की तरह से, लीगल डॉक्यूमेंट की तरह से इंप्लीमेंट किया। देश की जनता से मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं कि आपने जुमलों पे भरोसा किया। शेष नारायण जी ने यह नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी ने उसको जुमला पत्र बना दिया। एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। आज हम जुमला पत्र नहीं बनाएंगे। मैं देश की जनता को भरोसा दिलाता हूं कांग्रेस की तरफ से, जो हम न्याय की बात करेंगे हम न्याय दिला के दिखाएंगे। जो भी बीजेपी ने अन्याय मध्यम वर्ग के सामने किया है, किसानों के सामने किया है, युवाओं के सामने किया है, उसके अन्याय के सामने हम न्याय करके दिखाएंगे। यह कांग्रेस का कमिटमेंट है। डे वन से, जिस दिन से हमारी सरकार बनेगी, मैनिफेस्टो के जो भी पॉइंट है उसको समयबद्ध तरीके से हम इंप्लीमेंट करके 1 साल में देश की जनता के सामने व्हाइट पेपर लेके आएंगे कि देखिए हमने किया है, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। हम नफरत की नहीं, हम प्यार की राजनीति करेंगे और भारतीय की राजनीति करेंगे। ठीक है, मैं इससे पहले की बात आगे बढ़ाऊं, मैं जरा एक बार पब्लिक का मूड चेक करवा दूं आपको। हमने लोगों से भी यही सवाल पूछा कि इस घोषणा पत्र को देखकर क्या आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आइए देखें क्या कह रहे हैं लोग। मैं तो वोट दूंगी कांग्रेस को, कि कांग्रेस ने आज तक काफी कुछ किया है। आज तक देखी जाए तो कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है और मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगी। अब जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें भी जनता इन वादों में विश्वास करेगी और कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। जी, घोषणा पत्र तो हर इलेक्शन से पहले घोषणाएं करते हैं, बाकी वोट हम सिर्फ मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी ने देश के लिए काफी कुछ किया है और आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है। कांग्रेस को बिल्कुल वोट करेंगे। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है पहली बात तो, और उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। ये जो मैनिफेस्टो लेके आए हैं ये बेरोजगारी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर इस मैनिफेस्टो को सरकार आने के बाद अगर लागू करते हैं तो मुझे लगता है कि अगले 50 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी। अब इसको देख के थोड़े आदमी वोट करेगा। अरे बहुत कुछ देखना है उसमें, केवल ये घोषणा पत्र देख के नहीं वोट कर देगा आदमी। आप देखिए तरह तरह के विचार आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो सुनने से साफ है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं था कि ये घोषणा पत्र में क्या कहा गया है। पहले से मन था उनका कि उन्हें कांग्रेस को वोट देना है, उन्हें मोदी जी को वोट देना है। एक आध लोगों ने घोषणा पत्र देखकर वोट देने की बात कही, तो जो अंतिम सज्जन थे उन्होंने सबसे अच्छा जवाब दिया कि साहब ऐसे घोषणा पत्र देख के थोड़े हम वोट दे देंगे। विकास सिंह साहब जी विकास सिंह साहब, मैं आप चीज बोलना चाहूंगा। एक हमारे आपके एक दर्शक ने रोहन जी अच्छी चीज बोली जी कि ये बेरोजगारी पे सर्जिकल स्ट्राइक है और हम सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएंगे। एक अच्छा उन्होंने हमको एक मुद्दा ठीक है, उन्होंने आपको एक अच्छी लाइन दे दी, खुश हमारा घोषणा पत्र है जी। मैं लेकिन आपको परेशान करने वाली बात पे ले जाऊंगा वापस। मैं एक बार विकास सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। विकास सिंह जी, मैं एक थोड़ा, अगर आप कहिए डेविल्स एडवोकेट बनूं, 3 चीज़ें जो कही गई हैं, एक मानहानि का कानून, एक देशद्रोह का कानून और एक किसानों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे। जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे कर्जे लेने वाले लोग, इनके खिलाफ बैंक क्रिमिनल एक्ट शुरू कर देता है। जो बात वहाँ कही गई, राहुल गांधी ने कहा, जो बड़े डिफॉल्टर्स होते हैं इनके खिलाफ सिविल सूट होते हैं, गरीब आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू हो जाता है। ये 3 बातों में, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इस बात की पर्याप्त तो संभावना होती है कि किसी आदमी को परेशान करने के लिए पुलिस या तब की सरकार, उस वक्त जो भी सरकार रही हो, वो इन तीनों कानूनों का इस्तेमाल करती है लोगों को परेशान करने के लिए। वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं, किसी पुलिस अफसर के दुश्मन भी हो सकते हैं, किसी से एक्सटॉर्शन की कोशिश भी हो सकती है। इनको दूर करने के लिए अगर ये सरकार कह रही है कि हम इसको चेंज करेंगे, तो क्या हमें इस पर संदेह करना ही करना चाहिए या गुंजाइश है ये मानने की कि हाँ वो ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, ये तीनों कानून को आप एक एक करके देखें। जो एक छोटे किसानों के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं करने वाली जो बात है, तो मैं ये कहता हूं कि सिर्फ छोटे किसान क्यों, छोटे उद्योग क्यों नहीं, शहरों में भी जो छोटा छोटा लोन लेते हैं एक छोटा मोटा उद्योग चलाने के लिए, उनमें और छोटे किसान में क्या फ़र्क है। तो इस तरह का कानून लाने के लिए सबसे पहले एक ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन होना चाहिए। एक कहीं ना कहीं ये आना चाहिए कि हाँ, मेरा ये मानना है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर क्रिमिनल केस होना है तो दोनों पे होना, और होता भी है। ऐसा नहीं कि बड़े केसेस में, आज नीरव मोदी जो अरेस्ट हुए हैं या जो मलया पर जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो इसी लोन के डिफॉल्ट के बेसिस पे ही चल रहे हैं। इसलिए ये कहना कि छोटे किसानों पर ही सिर्फ होता है और बड़ों पे नहीं होता, ये मेरे हिसाब से गलत है बिल्कुल। और इस तरह का कानून आप ऐसा कानून ना बनाएं जो कि कल को एक कसौटी पे ठीक से उतरे नहीं और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्वैश कर दे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मानहानि के जो ऑफेंस बनाने वाली बात जो है, ये भी एक लंबे डिस्कशन की चीज़ है। मानहानि को अगर आप ऑफेंस नहीं रखेंगे तो आप देख रहे हैं किस तरह से लूज कमेंट आजकल होते चले जा रहे हैं लोगों के खिलाफ। आज के दिन अगर मानहानि एक थोड़ा सा एक डर है क्रिमिनल केस का कि लोग आप फिर अल्टीमेटली एक जो आपके खिलाफ कोई एक गलत स्टेटमेंट देता है, फिर वो आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने भी माफ़ी मांगी, मानहानि के केस के वजह से ही माफ़ी मांगी, अदरवाइज क्यों मांगते माफ़ी इस तरह के केस में। सिविल केस तो आदमी लड़ता रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ जो डिस्कशन है, इसका एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन होना चाहिए। ये समाज को इफेक्ट करेगा। इस तरह का कानून ऐसा नहीं है जो एक आप इलेक्शन प्रॉमिस करके और आप निकल जाओ और फिर समाज का उस पर क्या इम्पैक्ट होगा उसको ना देखो। तो इसलिए ये जितने भी कानून जो बनाने की बात, देखिए अगर ये कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम सती अबॉलिश करेंगे, अगर मान लीजिए सती अभी तक नहीं अबॉलिश हुआ होता तो सबको ही कहता कि हाँ, इस तरह की एबहॉरेंट प्रैक्टिस जो चली आ रही है, अगर आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि अबॉलिश करेंगे, तो कोई आपको आपके मंशा को कोई डाउट नहीं करता। लेकिन जो आप कानून, जिस तरह के कानून को आप लाना चाह रहे हैं इस इलेक्शन प्रॉमिस में, या तीसरा जो कानून है वो भी बहुत डेंजरस कानून है कि आप जो है वो उस पर सेपरेटिस्ट पे कोई केस नहीं है, मतलब वो आप देशद्रोह को आप ऑफेंस हटा देंगे। देशद्रोह आप हर देश में चले जाइए, हर देश में देशद्रोह का एक ऑफेंस होता है और बहुत ज़रूरी ऑफेंस है, इसलिए कि देश को इकट्ठा, हमारे जैसे देश के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ इतने सारे स्टेट्स हैं, इतना लैंग्वेज है, इतना कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस है। तो हमारे देश में तो देशद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस देश को बना करके रखेगा। आज के दिन में अगर आप देशद्रोह को कानून से हटा दीजिए तो देश डिसइंटीग्रेट करने का चांस बढ़ जाएगा। एक से एक स्टेट्स के डिफरेंट ऐसे डिमांड आएंगे कि कोई बोलेगा हमको अपना वो चाहिए, मतलब हमारे स्टेट का बिल्कुल अलग से सब कुछ हो, लोग की डिमांड जो इस तरह की आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये तीनों कानून जो इन्होंने बनाए हैं, मेरे हिसाब से प्रपोज किए हैं, मेरे हिसाब से ना तो इनके पास वैसी मेजॉरिटी होगी कि ये कानून बना पाएंगे, और अगर इन्होंने बनाया भी तो कोर्ट से वो क्वैश हो जाएगा, क्योंकि ये कसौटी में, कोर्ट की कसौटी में, इक्वालिटी की कसौटी में नहीं ये आ पाएगा, खरा उठेगा। और लास्टली इस तरह का अनाउंसमेंट इतनी जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना पब्लिक डिस्कशन, ये एक बहुत वाइड डिस्कशन मांगता है। हो सकता है कि आपके लॉजिक में दम हो, लेकिन उसके लिए एक बड़ा डिस्कशन चाहिए। तनेजा साहब इस पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहता था आलोक जी, अब आफ्पा जैसा इतना इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, कानून है, आपने कहा हम उसको बदल देंगे, क्या चाहते हैं? आपने कहा जो देशद्रोही सेडिशन लॉ है उसको भी बदल देंगे, क्या चाहते हैं? आप जैश ए मोहम्मद को यहाँ बुला के ऑफिस खुलवाना चाहते हैं क्या उनका? या देश के जो टुकड़े गैंग है उसके साथ हैं आप? बिल्कुल सही कहा वित्त मंत्री ने आज, वॉल्कनाइजेशन उसका ब्लूप्रिंट है ये मैनिफेस्टो। अच्छा, देखिए किस तरीके की बात करते हैं ये लोग। कोई मैं बहुत सम्मान करता हूं एनजीओज का, बहुत काम करती हैं अच्छा एनजीओज, है ना, लेकिन मैं आऊंगा रोहन जी आपके पास, आ रहा हूं मैं, कुछ देर में आ रहा हूं आपके पास। ये अच्छा, देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो, अब देखिए मैं बड़ा सम्मान करता हूं एनजीओज का, राहुल गांधी जी को एनजीओ कहना भी ठीक नहीं है, वो एनजीओ का अपमान है, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, देश के टुकड़े कराना चाहते हैं। अब मैं उनके प्रवक्ता को बड़ी गंभीरता से सुन रहा हूं।
आप थोड़ा सा अपनी भाषा को आप संयम दें। थोड़ी सभ्यता सीख लीजिए। रोहन जी प्लीज, रोहन जी थोड़ा सभ्यता सीख लीजिए। आप ऐसी जुमला पार्टी है जो 5 ये साल जरा के इनको धोखे के थोड़ा- बाद जनता के सामने। रोहन जी उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहन जी प्लीज, नहीं रोहन गुप्ता जी प्लीज, रोहन गुप्ता जी माफ कीजिए, सकते तो उन्हीं को बोलने दीजिए। भाषा पे संयम। अगर आप उनको अरे भाई नहीं रोक पा मान रहे, जाइए रोहन जी, आप देखिए ये अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं, हाँ नहीं तो नहीं आप- वो रुके हुए हैं। तो मैं आप- चला जाता हूँ, इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं तनेजा जी आप अपनी बात खत्म करें। अपनी पार्टी को बोले। सर उनको आप बात इनको कर लेने पहले रोकिए। दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैं बोलने को आपको इनकार तो कर नहीं रहा हूँ। अच्छा, आपको भी पूरा अब- मौका अब है। आप- तनेजा जी आप अच्छा, बात अब आप खत्म देखिए। करें जी। अच्छा अभी आलोक जी, अभी मैंने बोलना नहीं शुरू किया। आप देख रहे हैं कि जो बौखलाहट कांग्रेस के प्रवक्ता में, कांग्रेस के प्रवक्ता पहले बोल रहे थे, एक बात का जवाब नहीं दिया। नीयत ये सब करके रह गए, नारे लगाए, सिर्फ नारे लगाते रहे। अच्छा अब आलोक जी, मैं ऐसे बदतमीज लोगों से बहस नहीं कर भाई मैं गुप्ता बैठा जी हूं प्लीज, चुपचाप। रोहन जी आलोक जी, ये बहस मैं नहीं करूंगा। हाँ अगर आप इनको नहीं म्यूट तनेजा नहीं जी कर आप सकते, तो खत्म मुझे जाने की करें। जरूरत नहीं उनका ऑडियो डाउन है, आप बोले। नहीं ना, देखिए आपने देखा कि किस तरह की बौखलाहट है। अच्छा बौखलाहट के साथ साथ में आप ये देख रहे हैं कि वो नारे लगाए, एक बात का जवाब नहीं दिया। छोटा सा सवाल पूछा गया, ये जो आप 72,000 रुपए देंगे उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? जवाब इसलिए नहीं दे रहे कि इनको जवाब है ही नहीं। उनको पता है ये नारा है, नारा लगा के पहली बात तो ये गंभीर, आपके दर्शक समझते होंगे, सबको पता है ये सत्ता में तो आ ही नहीं रहे हैं, कहां से आ जाएंगे? पार्टी का अस्तित्व नहीं है, ना उत्तर प्रदेश, ना बिहार, ना बंगाल, ना उड़ीसा, ना कहां अस्तित्व है, इनको पता है। अच्छा अगर वो गठबंधन होना है तो वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, अगर कहीं गलती से आते भी हैं तो इसलिए इनको पता है जो मर्जी आप बोले। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, आप बोलिए जो आपको बोलना है, सपने दिखाइए, देश के टुकड़े करने की बात मत करिए, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बॉल्कनाइजेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, इसकी जनता आपको सजा देगी। आप पाकिस्तान के हाथ में जो खेल रहे हैं और आपकी जो स्कीम है कि जैश ए मोहम्मद का दफ्तर दिल्ली में खुल जाए, हम नहीं खुलने देंगे। आपकी जो स्कीम है वो यहां पूरी नहीं होगी। दूसरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात कंप्लीट, ये बात हुई किसान बजट की। किसान के लिए सब अलग बजट आएगा। अरे बड़ी रेल बजट, एक बजट होता है, उसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं ये सब जुमलेबाजी है। ये सब जैसे इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा था, वो भी जुमला था। आलोक जी ध्यान से सीखिए, बात कर रहे हैं एजुकेशन का हम ये कर देंगे और हेल्थ का, ये तो दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं, राज्यों के विषय हैं। एग्रीकल्चर राज्यों के विषय है, किसकी बात कर रहे हैं? जहां ये सत्ता में लागू कर देना, पंजाब में लागू करें, अमरिंदर सिंह तो उनको घास नहीं डालते, राहुल गांधी को पूछते ही नहीं है, वो तो रीजनल पार्टी चला रहे हैं। राजस्थान में लागू कर दें, मध्य प्रदेश में लागू करें, क्योंकि ये सब स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए ये सिर्फ जुमले हैं, कांग्रेस का काम है झूठ बोलना, चलिए चलेगा राजनीति, लेकिन देश के टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट है ये मैनिफेस्टो। ठीक है, ये पॉइंट हुआ आपका, इसमें मैं इस पे रोहन गुप्ता का जवाब ले लूं। रोहन गुप्ता जी, और ऐसी पार्टियों को सबक दिखाना पड़ेगा। आलोक जी टुकड़े गए, देखिए ये बीजेपी, अब इनको चुप करवाइए, इनको चुप कराइए। हाँ रोहन गुप्ता जी आप इसका जवाब दीजिए। देखिए असली जो सवाल है कि ये एक सेकंड में एक सवाल पूछ लूं आपसे। सर सवाल पूछ लूं, उसके बाद आई ना, मैं सवाल तो पूछ लूं, फ्रेम कर लेने दीजिए। विकास सिंह जो कह के गए कि एक इस तरह की बात ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कह दी गई, क्योंकि इसमें एक वाइडर नेशनल डिबेट की जरूरत है, सभी पार्टियों में कंसेंसस होना चाहिए इस बात पर। मैंने तो खुद डेविल्स एडवोकेट बन के आपकी तरफ से सवाल पूछा कि इन कानूनों का दुरुपयोग होता है, शायद इसलिए उनको हटाने की बात हुई है। लेकिन जो दूसरा सवाल उठ रहा है कि साहब आप देशद्रोहियों के साथ, सेडिशन सेपरेटिस्ट के साथ खड़े दिख रहे हैं, और ये बात तो दिख रही है, ये आपको चिंता नहीं होती है बात सोच के कि पूरे भारत में मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी पृथकतावादियों के साथ खड़ी है? देखिए आलोक जी, जिस प्रकार से देश में इस सरकार में एक माहौल बना है कि छोटे आदमी पे ऊपर, आपने सही बात बोली, छोटी चीज हो क्रिमिनल केस हो जाएगा। नीरव मोदी हम लोग लंदन में देख रहे हैं कि रोड पे घूम रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सरकार सिविल केस करके चुप बैठी है। मैं बीजेपी प्रवक्ता को एक चीज याद दिला दूं कि जो गुजरात में हार्दिक पटेल जिसने अपने समाज के लिए आवाज उठाई, रात को उनको रोड पे ले जाके मारा गया। पाटीदार समाज जो हमारे गुजरात का सबसे बड़ा समाज है, आज उस लड़के ने जब इलेक्शन लड़ना चाहा तो इसी जो लॉ का है उसका दुरुपयोग करके बीजेपी सरकार द्वारा उसको रोका गया। क्या इस प्रकार का हम लोग देश को क्या जवाब देना चाह रहे हैं? हम लोग हमने इतना ही बोला कि जो ब्रिटिश, आपको मालूम नहीं ये लॉ कहां से आया था, ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने देश में आंदोलनों को रोकने के लिए ये कायदे को बनाया था। हमने सिर्फ इतना बोला कि वो जो
कायदा है जो ब्रिटिश सरकार ने दुरुपयोग किया, और इसी सरकार में अभी ये जो अंग्रेज के दूसरे वंशज है ये लोग, बीजेपी वाले लोग, उन्होंने उसी कायदे का दुरुपयोग बुरी तरह से किया। हमको उसको रोकना है। और मैं बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं देश के टुकड़े, कौन से मुंह से, पर इनको शर्म नहीं आती है? महबूबा के साथ में 3 साल सरकार कर चलाने वाले लोग हमको बोल रहे हैं कश्मीर में शांति। 10 साल कांग्रेस के राज में थी, आपके राज में नहीं थी। और आप नकारात्मक की राजनीति करते जाइए, आप कांग्रेस के बारे में बोलते जाइए। हम लोग हकारात्मक राजनीति, सकारात्मक राजनीति करेंगे। 3 राज्यों में हमने बोला, वो किया, हमने मैनिफेस्टो का पालन किया, हम वही करेंगे। आप करते जाइए कांग्रेस के और बुला बोलते जाइए। जनता आपको वोट करके चोट देगी और ऐसा थप्पड़ मारेगी कि आने से 20 साल तक आप अपने जुमलों की राजनीति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको शर्म नहीं आती? जुमलों की राजनीति 2 करोड़। ठीक है, देखिए ये बातें आप लोग फिर ये बातें मौका मिलने पर आप लोग ये बातें रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि आप में से जिसको भी मौका मिला जम्मू कश्मीर में उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर आप लोगों ने सरकारें बनाई हैं जिनके बारे में आप दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। मुझे प्लीज दूसरे मेहमानों के पास जाने दें। मैं कुछ दूसरे मेहमानों के पास चला जाऊं। ये आप बार बार उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, वो एक अच्छा जुमला चल पड़ा है आजकल। शरद प्रधान, आपसे मैं ये सवाल पूछूं, ये बात क्या बिल्कुल बेबुनियाद है, नाजायज है कि ये जो 3 कानून हैं जिनको बदलने की बात हो रही है, इनका दुरुपयोग होता रहा है और इनको बदलने के तर्क में कुछ ज़मीन है? हो सकता है तरीका गलत हो सकता है कि किसी एक पार्टी को ये वादा नहीं करना चाहिए, उसे ये आश्वासन देना चाहिए था शायद कि हम इस पर एक नेशनल डिबेट खोलेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये जो आपने कहा बड़ी सीरियस बात है और इसको बड़े हल्केपन से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डील किया है। और क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो जो सेडेशन का लॉ है, सेडेशन का लॉ को खत्म कर देंगे, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। और ये बड़ा इसका गलत मैसेज कांग्रेस के अगेंस्ट ही जाएगा इसका मैसेज। लेकिन ये जो पुराना लॉ जो दूसरे नहीं, अच्छा ठीक है रोहन जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक नया लॉ लेके आएंगे। लॉ लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसा कि विकास सिंह साहब ने ऑलरेडी बताया है कि लॉ को लेजिस्लेट करना, एक नए लॉ को लेजिस्लेट करना या एक लॉ को स्क्रैप करने के लिए जिस तरीके का मेजॉरिटी और जो चाहिए होती है वो तो बात की बात है। बहरहाल इस तरह की बात प्रपोज करना जो है थोड़ा वो लगता नहीं है ये कांग्रेस की थिंकिंग से भी मैच करता है। लेकिन ये अगर वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है तो इट इज वेरी अनफेयर। लेकिन जो दूसरे और लॉज हैं, जैसे आर्म फोर्सेस एक्ट जो है उसको टर्न करना समझ में आता है, उसके एक्सेसेस भी होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ठीक है आतंकवादी हैं तो उनको डील करने के लिए, लेकिन आर्म फोर्सेस एक्ट के अगेंस्ट रिजेंटमेंट आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है, कश्मीर में भी हो रहा है। तो उसको अगर चेंज करना, उसको चेंज नहीं करना है, उसको वहां से विड्रॉ करके और उसको अपने रूटीन लॉज, अगर रूटीन लॉज कायदे से इंप्लीमेंट हो जाए, पुलिस के करप्शन लेवल्स कम करके, तो पुलिस काफी इफेक्टिवली एग्जिस्टिंग आईपीसी में काफी प्रोविजंस हैं इन चीजों से डील करने के लिए। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारी पुलिसिंग बहुत करप्ट है और इनएफिशिएंट है, इसलिए आर्मी की जरूरत पड़ती है। आर्मी को अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा जाए तो इट इज सर्टनली बेटर। लेकिन जो बाकी 2 लॉज हैं उनके बारे में जो बात करी है कांग्रेस ने वो बहुत हल्कापन है और वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि कांग्रेस जैसी पार्टी इस तरह की बात करेगी वोट की राजनीति के लिए। जी आलोक मेहता जी, एक सवाल है। इस वक्त एक आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अमित शाह जी ने अभी 2 दिन पहले हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रवाद हर चुनाव में मुद्दा होना चाहिए, राष्ट्रवाद भारत का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाकर राष्ट्रवाद के नैरेटिव पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को पीछे दबा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाकर, ये खास तौर पर सेडिशन का सवाल उठाकर कांग्रेस बीजेपी को एक और मौका नहीं दे दिया है उनको और कॉर्नर में ढकेलने का? बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही जोशी जी। असल में उसी ट्रैप में हर बार ऐसा कुछ गेंद जिसको कहते हैं डाल देते हैं जिससे कि अपना गड़बड़ हो। जो अच्छी चीज़ें, मान लो शिक्षा बजट में 6% जीडीपी का लगाना, ये एक अच्छा क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। युवाओं के लिए यदि रोजगार की संभावनाएं बताना या बिजनेस में नहीं करना उसको, लेकिन जो बीजेपी तो चाहती है कि राष्ट्रवाद वाले मुद्दे पर ही बहस हो जाए और दूसरे मुद्दों पे जहां विकास के मुद्दों में जहां उसको सफलता कम मिली है, जहां उनको और कठिनाई आई है या वो वायदे पूरे नहीं कर पाएगी,
तो एक आकर्षक, मैं आज भी कहूँगा कि ये देखने में ये दस्तावेज आकर्षक है, नारे भी सही है और उनका इम्प्लीमेंटेशन वो एक दूसरा विवाद तो है ही, लेकिन राष्ट्रवाद वाले मुद्दे पर, राष्ट्रद्रोह, वैसे मानहानि वाले मामले में विकास जी अभी है तो मैं कहूँगा कि मानहानि के प्रकरण को लेकर के मीडिया में भी एक बड़ा वर्ग है जो मानता रहा है कि इसको आपराधिक इस तरह का नहीं बनाया जाना चाहिए जिसमें बहुत लोगों को सताया जाता है। तो ये ठीक, लेकिन कानून कहाँ बदल पा रहे हैं? गडकरी जी जैसे इफिशिएंट, मतलब बहुत ही काबिल मंत्री सड़क पर ड्राइविंग के लिए, जोशी जी आपको ध्यान होगा 5 वर्ष, वो खुद भी आपके इंटरव्यू में भी कह चुके हैं आप लोगों के कि भाई हम उसको पास नहीं करवा सके। आप 5 साल में एक सड़क सुरक्षा कानून जिसके तहत बदलाव हो सके, जब वो नहीं हो सकता तो आप ये बताइए इन कानूनों में बदलाव या इसके लिए सर्वानुमति बनाना, कानूनों में संशोधन संविधान में करना, तो आप उस ट्रेप में आ गए जो आपने सवाल उठाया जिससे कि बीजेपी को उसका हो फायदा हो। लेकिन अभी भी मैं जोशी कहूँगा कि ये सही है कि जिन नारेबाजी हुई है उससे एक वोट % युवाओं में बने, एक उम्मीद जगाना, ये एक सपने दिखाना, उसके बाद में उनको निराश करना, वो बात का हम अगले साल बहस कर सकते हैं, लेकिन उससे वोट के % में ज़रूर इनको कुछ मुनाफा हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा धोखा दे करके लोगों को, जैसे कहते हैं सपने दिखाना या पतंग उड़ा दीजिए, गुब्बारे उड़ाते हैं, उस तरह से आप उड़ा दीजिए और उसको लहरा दीजिए, उसके बाद उनको निराश करिए, वो ज़्यादा खतरनाक है। ये उसमें कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 2,66,000 रुपये एक्स्ट्रा करोड़ खर्च करना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा शिक्षा क्षेत्र में? और साक्षरता के अभियान आपने चलाए वो क्यों फेल हो गए? रोजगार के पहले के कार्यक्रम में क्यों फेल हुए? जितने लघु उद्यम बने हैं जोशी जी, आप तो कहीं पता, आप देखिए सारे इंदौर से लेकर के गुजरात और राजस्थान, कई जगह जो कांग्रेस रिजीम में जो बनी थी बस्तियां वो उजड़ गई, वो उद्योग चल नहीं पाए उसी रिजीम में। अब छोड़ दीजिए आज के 5 साल या दोषबंदी, उसके पहले मनमोहन सिंह सरकार के समय में कितने वो जगह उद्योग बंद हो गए। तो उस समय क्यों नहीं किया गया, उसको ध्यान दिया गया? आज आप उसको कैसे खड़ा करेंगे? ये प्रैक्टिकल समस्याएं खतरनाक है और आपने फिर से बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी है। जी, मैं शेष नारायण जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह कह रहे हैं, सेडिशन लॉ जिसको हम कहते हैं, और ये आमतौर पर आज नहीं पिछले रिजीम्स में भी ये विपक्षी पार्टियां या जो ह्यूमन राइट्स या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो ये सवाल उठाते रहे हैं कि सरकार विरोध को राष्ट्र विरोध क्यों माना जाता है? ये राजद्रोह का कानून है जिसे हम देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह कहते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी पे, लाला जी पे, बाल गंगाधर तिलक पे, सब पे ये मुकदमे चल चुके हैं, कम से कम FIR तो हो ही चुका है। तो वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा ये है कि अंग्रेज़ों ने अपनी एम्पायर को बचाने के लिए कानून बनाया था, लेकिन आज के संदर्भ में तो ये कानून उन पे लागू, मतलब ठीक है, मतलब गलत लोगों को फंसाया, हार्दिक पटेल को फंसा दिया है उन्होंने और उन पे मुकदमा चल रहा है, कन्हैया कुमार पे फंसा दिया है, उन पे कोशिश कर रहे हैं केस चलाने की। लेकिन असली मामला ये है कि जो लोग असल में राष्ट्रद्रोह करते हैं, और एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक आदमी गया था वो घोड़ा खरीदने, तो उसको बताया उन्होंने कि साहब ये बहुत बढ़िया घोड़ा है, अरबी नस्ल का है, मतलब जितना दुनिया में अच्छा घोड़ा हो सकता था उतना है, और इसकी कीमत अभी 6 महीने पहले तो 1 करोड़ रुपए थी, अब मैं इसको आपको 50,000 रुपये में दे दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई इतना सस्ता क्यों कर रहे हो? कहे थोड़ा मर गया है। तो इन्होंने ये जो बजट डॉक्यूमेंट बनाया है, दुनिया भर के शास्त्रियों को, विद्वानों को बढ़ा के तैयार किया है, ये डुएबल है, ये संभव है, इसको किया जा सकता है, क्योंकि सब्सिडी रिजीम इन एनी केस खत्म होनी है, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे राहुल की सरकार हो, सब्सिडी अब नहीं रह पाएगी। WTO ने भी, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया, तो वो तो जाना है। और उसको दूसरी तरह से आप कर सकते हैं, इनके पास पॉसिबिलिटीज हैं, इकोनॉमिस्ट बेवकूफ़ नहीं होते। लेकिन ये जो इन्होंने ये मामला दे दिया, नरेंद्र मोदी ऑलरेडी राष्ट्रवाद को, राष्ट्र प्रेम को मुद्दा बना चुके हैं, और उसमें कल से आप भाषण सुनिएगा और कहेंगे भैया हम तो राष्ट्र के लिए कुर्बानी की बात कर रहे हैं, और ये देशद्रोह का जिन पे मुकदमा चल रहा है, कश्मीर में 50 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, तो उन लोगों को डिफेंड करने के लिए ऐलानिया इस तरह से कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनका बड़ा सेल्फ गोल है, और आने वाले समय में आप नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी और हमारे नरेंद्र भाई तनेजा इस पर इनकी धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं, ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा। जी,
मैं रोहन जी आपके पास आने से पहले शरद प्रधान एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणी सुन लें, उसके बाद आते हैं। मैं एक छोटी जी जो क्विक करिएगा। मैं बहुत छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं, क्योंकि आजकल राष्ट्रवाद की जो परिभाषा इतनी बदल दी गई है कि आम ये धारणा ये हो गई है कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, वरना आप देशद्रोही हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है सोसाइटी, ये सोच के भी चलना पड़ेगा जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक नरेंद्र तनेजा की टिप्पणी ले लूं, उसके बाद रोहन गुप्ता के पास चलते हैं। तनेजा जी। नहीं, हाँ देखिए, पहले तो मैं शरद प्रधान जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी निष्पक्ष आज उन्होंने बहस करी है। बहुत ही निष्पक्ष विचार जो एक अच्छे पत्रकार के, निष्पक्ष पत्रकार के होने चाहिए, उन्होंने वैसे करी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। देखिए, दूसरी ये बात हो रही है कि भाई राष्ट्रवाद की जहाँ तक बात आ रही है, कांग्रेस की तो पार्टी में राष्ट्रवाद लिखा हुआ है, उनका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके तो नाम में है, फिर उनको किस बात से परेशानी होती है, ये हमको सोचना पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रवाद हमारे यहाँ मतलब ये राष्ट्र के हितों की रक्षा करना हमारे लिए, और देश पहले देश प्रथम, हमारी परिभाषा सिर्फ इतनी सी है। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जहां राष्ट्र के हितों का कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई इस कानून को हटा दो जिससे कि जैश-ए मोहम्मद का हेड ऑफिस जो है वो कांग्रेस की ऑफिस में आ जाए, 24 अकबर रोड। हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारी राष्ट्र हितों की रक्षा करना, यही तो देश के लोग चाहते हैं, और इससे ज्यादा तो कुछ। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश में चिंता है, उसमें बहस हो रही है। कोई भी जो, मैं बार बार इस बात को पहले भी आपके चैनल पे मैंने कहा है, जो नेशनल नैरेटिव होता है, जो नेशनल नैरेटिव होता है, जो नेशनल नैरेटिव होता है, नेशनल नैरेटिव जनता बनाती है, जो जनता ये बौखला गए, इनका इलाज। अरे मैं आ रहा हूँ रोहन गुप्ता जी, अभी आ रहा हूँ, आप भी इसका सर आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, बौखला गए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तब जवाब दीजिएगा। बहुत बौखलाए जी, प्लीज आप बात खत्म करें, पानी वगैरह बात आपकी सुनाई पड़ रही है, आप बीच में इंटरप्शन होता है, मैं रुकवा दे रहा हूँ, इंटरप्शन रुकवा दे रहा हूँ सर। होता है तो परेशानी होती है, लेकिन इसमें समय बहुत, मुझे तू मैं सड़क छाप बहस की आदत नहीं है, नहीं वो ठीक है, लेकिन अपनी बात समय उन जो कर रहे हैं उनको रुकवाइए ना, उनको रोक ही रहा हूं। अच्छा, दूसरी हमारे लिए तो तीसरा आलोक जी सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है जो गरीबी की जो बात हो रही है। हमने जो 5 साल में काम किया है, आप बताइए ना कहां से किस तरीके से हमने गरीबी पे अटैक किया या नहीं किया है, चाहे वो टॉयलेट बना के हो, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो LP, ये ठोस काम है जिससे गरीबी भी खत्म होती है और विकास भी होता है, दोनों चीजें होती है, और आदमी का सम्मान, आत्मसम्मान बढ़ता है। कि आप मुझे कोई खैरात नहीं दे रहे हैं, हम खैरात के फेवर में नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम आपको मदद करेंगे, मुद्रा योजना तमाम योजना है, आपके यहाँ टॉयलेट बनवाएंगे, आपके यहाँ पानी लेके जाएंगे, आपका अकाउंट खुलाएंगे, आपकी बिजली, हम सम्मान दे रहे हैं, उससे गरीबी खत्म कर रहे हैं, ये फर्क है। और ये जो बातें होती है, मेरा फिर एक आखिरी लाइन मुझे कहने की इजाजत दीजिए। मेरा ये कहना है कि गरीब जो है उसकी आपको उसको ताकत देनी है, सम्मान देना है, उसके सपनों के साथ मजाक करके उसकी बेइज्जती करना ठीक है। ये बात आपने पहले भी कही कि गरीबों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, आपने पहले भी कहा। और मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, मुझे लग रहा है उस सवाल को पूछने का बहुत मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि इस चर्चा में हम अजय बग्गा जी को लगभग शामिल नहीं कर पाए हैं। फिर भी बग्गा जी, ये सवाल है, क्या राष्ट्रवाद के आगे कांग्रेस के बाकी वादे फीके पड़ जाएंगे? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन इस डिबेट को देखने के बाद ये सवाल पूछना मुझे लग रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। सचमुच ऐसा हो रहा है? सचमुच। और आलोक जी एक मैं दूंगा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये वर्ड्स का जो एनालिसिस आया है मैनिफेस्टो का, 2014 में कांग्रेस ने प्रॉमिस वर्ड सिर्फ 7 बार यूज किया था। इस बारी सेकंड बिगेस्ट वर्ड कांग्रेस के नाम के बाद 233 बारी प्रॉमिस आया है। तो 2014 में आपके पास कुछ प्रॉमिस नहीं था, इस बारी 233 प्रॉमिस आप कर रहे हैं। इसे आप पॉजिटिव मान रहे हैं कि नेगेटिव मानेंगे? नहीं, बहुत कुछ दर्शाया जा रहा है लोगों के लिए। आप प्रॉमिस दे रहे हैं, उस टाइम ये दिखा रहा है कि हताश थे 2014 वादे बहुत से हैं, उस वक्त वादे नहीं बहुत थे। है। दूसरी बात है, इकोनॉमी 32 बारी मेंशन हुई, जबकि सिर्फ 7 बारी हुई थी 2014 में। ये बहुत अच्छा है। एक तरफ से जो नेगेटिव है, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म आ रहा है, दूसरी तरफ है कि दोनों पार्टियां डेवलपमेंट की तरफ इनको फोर्स किया जा रहा है कि आप एस्पिरेशंस के लिए एड्रेस करें। जी, तो 2014 में दरअसल जो नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो की या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी बात यही थी, उनके पूरे कैंपेन की, कि वो उन्होंने इस देश को एक नया बड़ा सपना दिखाया था। रोहन गुप्ता जी,
अब आप जो दिखा रहे हैं वो सपना पूरा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। आज का प्रश्न ये है कि आप लोगों ने उस सपने के साथ ये ऐसे 3-4 मुद्दे क्यों इसमें छेड़ दिए हैं जिनसे कि आपके कोर इश्यूज से ध्यान भटक कर कहीं और चला जाए और पूरी बहस वहां पहुंच जाए जहां आप उसे नहीं ले जाना चाहते थे। देखिए आलोक जी, हम लोग कुछ भी किसी भी आदमी पे जब भरोसा करते हैं तब उसके साथ हमारा उसके पास्ट में क्या व्यवहार है उसको देख के भरोसा करते हैं। देश की जनता ने देखा कि मोदी जी ने जिस प्रकार से 5 साल के पहले वादे किए, आज हर वादा जुमले में परिवर्तित हुआ और उसी के सामने कांग्रेस को देखा। 3 राज्यों में सिर्फ हमको सरकार बनाने का मौका दिया, हर वादे को हमने एक उसको लॉ पेपर बना के उसका हमने इंप्लीमेंटेशन किया। मैं सारे आपके डिबेट में जो लोग थे सबको सुन रहा था। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हमारी नीयत है, हम करके दिखाएंगे। जो गरीब तबका, आप बीजेपी प्रवक्ता बात करें तो उनको बता दूंगा 2.5 साल में ठेले वालों में की वृद्धि 50% से ज्यादा हुई है। गरीबी जो है वो बढ़ी है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया पीछे चला गया है। कि अब नफरत की राजनीति फैला रहे हो, अब कभी तो खुशी की राजनीति, हंसी खुशी की राजनीति फैलाओ। ये देश में हर आदमी आज डर के माहौल में जिंदा है और वही डर को हमको भगाना है। हमको आत्मविश्वास देना है कि नहीं, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस और भी करेगी। जो भी हमने वादा किया है, हम लोग जो 72,000 की बात करते हैं, हमारे पास पूरा उसका प्लान है। रघुराम राजन ने बताया कि ये पॉसिबल है। वी विल डू इट। इट रिक्वायर्स विल and it requires courage to talk about people, not about suit boot, but about the people of the country. अच्छा रोहन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। वो जवाब अभी तक मिला नहीं है। क्या कोई मैनिफेस्टो लेके आए हैं हर मुद्दे को? क्या कोई नया टैक्स लगाने की तैयारी है? क्या सुपर रिच पर टैक्स लगाएगी कांग्रेस पार्टी जहां से ये पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं। कहां से आएगा फिर पैसा? हम लोग मोदी टैक्स हटाएंगे। मोदी टैक्स हटाएंगे, गब्बर सिंह टैक्स हटाएंगे। और नहीं, क्या मतलब? आपके कहने का मतलब है जीएसटी खत्म हो जाएगा? 18% जुमले। अगर सारे टैक्स से मुक्ति दिलाएंगे देश को। अगर सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। जुमला वर्ड कहां से आया मालूम है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए, अमित शाह जी का नाम लिखा हुआ है जुमला शब्द में। वही उन्होंने ही उसका आविष्कार किया है। तो आप ही जुमला बोलने लग गए। हम तो जुमले नहीं, हम वादे करते हैं और पूरा करते हैं। अच्छा तनेजा जी, एक बात बताइए, अब आखिरी समय कम है, एक छोटा सा जवाब चाहता हूं आपसे। तनेजा जी, अब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हम किस चीज की उम्मीद करें? वहां क्या देखेंगे हम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जो अभी तक आपने देखा है, जो हमने काम किया है, जिसको लेके पूरे देश के अंदर जो हमारी प्रशंसा हो रही है, सत्ता में तो हम ही आ रहे हैं, जनता यही चाहती है। अच्छा, और इसलिए जनता यही चाहती है। और जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, देखिए, ये हमारे यहाँ नारे नहीं लगाए जाएंगे और गरीब का अपमान नहीं किया जाएगा। गरीब का अपमान भारतीय, ठीक है, आप कह रहे हैं नारे नहीं लगेंगे, गरीब का अपमान नहीं होगा। आलोक मेहता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट, एक एडिटोरियल कमेंट आलोक मेहता जी का। आलोक जी, क्विक, बहुत छोटा सा। गरीबों का देखिए, आपने बहुत अंतिम बात जो आपने पूछी थी, देखिए पूंजीपतियों से आज सैम पेट्रोदा जी ने बाकायदा कल एक किसी प्रोग्राम में कहा था कि देखिए अमेरिका में इतने अरबपति हैं, वो उनमें से उस पैसे से इन क्षेत्रों में पैसा आ जाता है। तो इसलिए आलोक जोशी जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। लक्ष्य ये है कि उन पूंजीपतियों से, अब ये मैं नहीं जानता कि वो उन्होंने बड़े पूंजीपतियों से जिन पर अभी तक कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनसे ही पैसा लेकर के जनता में बंटवाने की स्थिति चीन की तरह भारत में ला पाएंगे। ये $1 मिलियन सवाल जरूर हमारे आपके लिए रहेगा। क्या उन्हीं पूंजीपतियों को जिनको गाली दे करके सत्ता में आना चाहते हैं, उनसे पैसा लेकर के जनता में बांटा जा सकता है? तो ये है कि क्या अंत में आपको उन्हीं के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा जिनके खिलाफ झंडा उठा के आप ये चुनाव लड़ेंगे? जो सवाल हमने आपसे पूछा, जो हमारे दर्शकों की तरफ से जवाब आया है, वो देख लें। क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर आप उन्हें वोट देंगे? 77% लोगों का कहना है कि नहीं देंगे, 23% लोग दे सकते हैं। और अब अफजल खान की 2 लाइनें हैं, इनसे एक प्रोग्राम को खत्म करता हूं। मैनिफेस्टो और वादे के साथ ये बैठती हैं। तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं, इसी चाल में आ जाते हैं, ये हम भारत के लोग हैं। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।